Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. I hope you are all safe and sound in your homes. So let me tell you one thing that we have complete our lesson number 1 Alhamdulillah. Hopefully हमने बहुत अच्छे तरीके से अपना lesson number 1 complete कर लिया है. Let me show you this कि हमने उसकी word meaning, word sentences, reading, question answer, each and everything is going to be done. हम सब कुछ कर चुके हैं. And now we are going to today we are going to start our lesson number 2. But before this we have to do the exercise of lesson number 1. So this is our exercise of lesson number 1. As you all see this that there is like comprehension skill. बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ comprehension की, तो comprehension होता है कि आपको किस तरीके से आपने इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है, उसमें वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए, और उसके अंदर जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस को बोलने के दौरान आपका टेंस क्लियर होना चाहिए. अगर तो आप पुरानी बात कर रहे हैं तो वो पास्ट में चला जाएगा, अगर आप अब की बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, और अगर आप आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ फ्यूचर में चली जाएगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन स्किल. अब तो बेसिकली लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन स्किल में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इनफिनिट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. तो स्टूडेंट 5 क्लास, दिस इज़ अबाउट कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट का बेसिक मतलब होता है कि कोई बात है जो आपको पता चलती है और उसके बाद वो एक कॉज है, वो किसी बात की वजह है, उसमें कोई वजह है. अब उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बाद असर क्या होगा उसका. दिस इज़ ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट. We are going to read it. At times one thing makes another thing happen. कि ऐसा होता है कि एक चीज़ हो रही है तो वो दूसरी चीज़ को भी साथ साथ करती चली जाती है. If you eat careless, your hands will get dirty. कि अगर आप बेएहतियाती से खाएंगे, अगर आप खाना खा रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से खा रहे हैं, आपके हाथ गंदे होते चले जाएंगे. आपके पास स्पून भी मौजूद है लेकिन फिर भी आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उससे your hands got dirty. तो गेटिंग डर्टी इज़ व्हाट हैपेंड. गंदा होना क्या हुआ है, वो असर है. ईटिंग केयरलेसली इज़ वाई इट हैपेंड. कि वो खाना केयरलेसली बहुत बुरे तरीके से खा रहा था, इसकी वजह से ये हुआ है. तो ये कॉज है, ये वजह है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपके हाथ गंदे हो गए. Your hands go dirty because you are ate carelessly. Thinking about cause and effect, will you understand whatever you read? Look for the clue words like you understand. Look for the clue words like because, since, that is why. कि इस तरह के clue words आपको यूज़ हो जाते हैं, होते चले जाते हैं इस तरह के words. जैसे जिसमें ऐसा है क्योंकि, कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी. ठीक है. Since, that is why. This word give you an idea that things make another thing happen. कि इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि एक चीज़ जो हो रही है उससे दूसरी चीज़ कैसे होती चली जाती है. चलिए अब हम नीचे इसकी एक्सरसाइज करते हैं. उन्होंने कहा है कि रीड ईच सेंटेंस विच शोज व्हाट हैपन. कि हर सेंटेंस आप देखें जो दिखा रहा है कि हुआ क्या था. राइट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू शो व्हाई इट हैपन. तो आपने अदर पार्ट लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है जी. यूज़ द क्लू वर्ड्स फॉर योर आंसर. आप क्लू वर्ड्स भी देख सकते हैं आंसर के लिए. ओके. नाउ फर्स्ट इज अरब वर्शिप्ड आइडल्स. इफेक्ट है ये, असर है किस चीज़ का, कि अरब जो है वो आइडल्स की, बुतों की पूजा करते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो टाइम ऐसा था, इग्नोरेंट लोग थे, ज़माने जहालियत का टाइम था, लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, इसीलिए. बिकॉज दे वर इग्नोरेंट. क्योंकि वो लोग जाहिल थे, जहालत का ज़माना था, उनको किसी चीज़ का नहीं पता था. सो फर्स्ट इज क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब स्टॉप. अरब की जो बहुत जालिमाना रसूमात थी वो बंद कर दी गई. जी हाँ जी. अब ऐसा ये एक असर था जो हुआ था. अब ऐसा क्यों हुआ था जी, बताएं ज़रा जी क्यों हुआ था. इसका आपने कॉज बताना है कि ऐसा हुआ क्यों था. कॉज का मतलब ये होता है कि आप बताएं कि ऐसा क्यों हुआ था. हाँ जी, ऐसा क्यों हुआ था, बताएगा कोई मुझे. इज देयर एनीवन? क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि इस्लाम आ गया था. तो इस्लाम ने हमें दो चीज़ें सिखाई थी, दूसरों से मोहब्बत करना और मेहरबानी से पेश आना. तो इन दो चीज़ों का असर हो गया था. तो कि अरब ने जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी जालिमाना रसूमात थी वो ख़त्म कर दी थी. तो यहाँ पे हमारा आएगा बिकॉज. लिखते चले जाए मेरे साथ. इस्लाम टीचर्स
लव एंड पीस, क्योंकि इस्लाम ने हमें सिखाया था कि मोहब्बत करना और अमन से रहना। ठीक है जी। सेकंड इज़ द अरब वांटेड टू किल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब चाहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करें। ऐसा क्यों था? हाँ जी जी, इसकी वजह बताएं। इसकी वजह तो सबको पता होनी चाहिए। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि इस्लाम आ गया था और इस्लाम ने ये कह दिया था कि जो बुत परस्ती है वो रुक जानी चाहिए, तो इसीलिए अरब जो है वो उनके खिलाफ हो गए थे। बिकॉज CHEIR देयर आइडल्स वर्शिपिंग, क्योंकि उनकी जो बुतों की पूजा करना था वो स्टॉप हो गया था। देयर आइडल वर्शिपिंग स्टॉप। ओके, नेक्स्ट इज द ओल्ड वुमेन थ्रू रबिश ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका। हाँ जी, क्यों फेंका था? क्यों? क्योंकि वो रोज़ाना उसके घर के सामने से गुजर के मस्जिद जाते थे। तो जो औरत थी वो भी काफिर थी, वो भी उस ज़माने की काफिर थी, तो वो देखती थी कि ये मस्जिद जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए वो उन पर कूड़ा फेंक देती थी। ही पास्ड बिकॉज he passed her house daily. He passed her house daily to go to masjid. मस्जिद का एम हमेशा बड़ा लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड द ओल्ड वुमेन। अब वो कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत को जाके उनका हाल चाल पूछा, उनकी अयादत की। क्यों की थी? बिकॉज शी इज़ इल, क्योंकि वो बीमार थी। शी फेल इल। ठीक, नेक्स्ट इज द ओल्ड वुमन एक्सेप्टेड इस्लाम। बूढ़ी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और प्यार से मुतासिर हो गई थी। बिकॉज शी वॉज greatly moved by the 5 class. If there is anything, any situation like this कि आपकी जगह जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो आप वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया करें और लाइन के ऊपर लिखा करें moved by the kindness and love. Kindness and love. So 5 class, this is it. We have complete the cause and effect section. हमने cause and effect section कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी आपको समझ भी आ गई होगी. Now it's time to match the column and all of you have to pick up your scales in your hands. So here it is. The meaning जो है ना वो synonyms लिखे गए हैं. Basically synonyms का मतलब होता है आपने English to English word meaning. तो English to English word meaning को आपने match करना है. First word is fear. Fear का मतलब होता है डरना, खौफज़दा हो जाना. तो जी इसका अब मुझे आप बताएं कि इसका करेक्ट कौन सा होगा. इट इज़ एन अनप्लेजेंट फीलिंग व्हेन यू थिंक दैट यू आर इन डेंजर. ये वो फीलिंग है, वो एहसास है जब आप सोचते हैं कि आप खतरे में हैं. तो इसका करेक्ट इसके सामने वाला ही है, लाइक दिस. आइडल्स बुतों को कहते हैं. Statues or some other objects that are worshipped by followers of certain religions. ऐसे बुत जो कि दूसरे मजहब के लोग जिनकी पूजा करते हैं. Worshipping पूजा करना. Praying as per teachings of a religion. Ignorance जहालत. जाहिल लोग वो होते हैं जिनको किसी किस्म का इल्म नहीं होता. विदाउट द नॉलेज ऑफ समथिंग. क्रूअल जालिम. समवन हु गिव्स पेन टू पीपल और एनिमल्स. ऐसा कोई इंसान जो जानवरों को और लोगों को दुख देता है, दर्द पहुंचाता है. प्रैक्टिसेस रसूमात. समथिंग दैट पीपल डू रेगुलरली. ऐसी चीज़ें जो लोग रोज़ाना के तौर पर करते हैं. So
दिस इज इट आवर मैचिंग. नेक्स्ट इज फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. ब्लैंक को फिल करने के लिए आपने बेस्ट वर्ड ऊपर से की जो आपको दी गई है उसमें से चूज करना है. तो फर्स्ट इज द लाउड नॉइजेस डैश मी. ऊंची आवाज़ मुझे परेशान करती है. तो परेशान की इंग्लिश हरेस. दिस इज इट. द लाउड नॉइजेस हरेस मी. ओके, so next page. Here we are. The light was dashed on all sides. रोशनी तमाम जगहों पर फैलती चली जाती है. एंड द मीनिंग ऑफ फैलना, स्प्रेडिंग. वी आर गोइंग टू राइट हियर स्प्रेडिंग. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं 5 क्लास, जब भी आपके पास वॉज या वर्ड आता है तो आप उसके साथ वर्ड के साथ आईएनजी लगा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम वॉज या वर्ड था तो हमने वर्ड लिखा स्प्रेडिंग. शी थ्रू ऑल द डैश इन द गार्बेज कैन. उसने तमाम चीज़ों को उसके कूड़े के डब्बे में फेंक दिया. तमाम कूड़े को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया. एंड द मीनिंग ऑफ द कूड़ा इन इंग्लिश रबिश. सो हियर इट इज RUBBISH. He said that with dash. उसने ये कहा with dash. किस तरह कहा? with confidence. उसने ये सब बहुत एतमाद से कहा. CONFIDENCE confidence. The villagers wanted to dash their achievements. गांव के लोग अपनी अचीवमेंट को, अपनी कारकर्दगी को दिखाना चाहते थे. रिवील. REVEAL रिवील. ओके, नेक्स्ट इज फोनिक्स. अच्छा जी, फोनिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फोनिक्स कहते हैं आपके साउंड को. ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें साउंड कैसे आपने प्रोड्यूस करनी है. अब यहाँ पे जो फोनिक्स की बात की है उन्होंने क्या है, साइलेंट A, B and W लेटर्स. कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें K, B और W आपने नहीं बोलने होते, उनकी साउंड प्रोड्यूस नहीं करनी होती. तो इसकी बात हम करेंगे. एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी है KNOT. इसको बोलते हैं नॉट. K साइलेंट है, K को नहीं पढ़ते. उसी तरह LAMB इसको बोलते हैं लैम्प. तो B नहीं बोलते, हम खाली लैम्प बोलते हैं. ठीक है. WRITE इसको बोलते हैं राइट. इसमें भी W साइलेंट है, W हम नहीं बोलते. सो लेट वी हैव अंडरलाइन द वर्ड्स दैट आर साइलेंट इन दीज. इनमें जो वर्ड साइलेंट है हमें उनको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट इज दे बिगेन टू हरास हिम इन एवरी वे दे न्यू. जैसे कि न्यू वर्ड है, इसमें के साइलेंट है, सो वी हैव अंडरलाइन दिस. द ओल्ड वुमेन थ्रू रबिश ऑन हिम. थ्रू रबिश ऑन हिम. हाँ जी, दी ओल्ड वुमेन थ्रू रबिश ऑन हिम. इसमें जो वर्ड साइलेंट है वो आप मुझे बताएंगे. जी बताएं, इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट हुआ? हरियप हरियप. रबिश. डबल पी है लेकिन हम सिंगल पी बोलते हैं. सो दिस इज द वुमेन वॉज नॉट देयर टू थ्रो रबिश अगेन. द स्वॉर्ड फेल फ्रॉम हिज हैंड. स्वॉर्ड. The man's arms were numb. Numb. Understand 5 class? I hope you have understand this all. Next is language and art. Basically अब language and arts में उन्होंने कहा है कि sentence is a group of words that expresses a complete flow idea. ये एक सेंटेंस वो होता है जिसमें आपको पूरा आइडिया दिया जाता है, जिसमें आपको एंड पे फुल स्टॉप भी नज़र आता है, उसमें पूरी बात आपको पता चलती है, उसको आप सेंटेंस कहते हैं. लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको आगे पीछे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता तो उसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते. तो अगर आप उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे तो उसको आप कहेंगे नॉट अ सेंटेंस दैट इज रिलेटेड टू एंड दैट इज एब्रीविएटेड एज NS. और अगर वो सेंटेंस है तो आप उसको एब्रीविएट करेंगे एस से. लाइक मैनी चिल्ड्रंस लाइक एनिमल स्टोरीज की बहुत से बच्चों को जानवरों की कहानियाँ पसंद हैं तो होती हैं. तो दिस इज अ फुल सेंटेंस जिसके एंड पे फुल स्टॉप भी आया है. ठीक है, अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है. जो सेंटेंस हैं उनके आगे हम एस लगा देंगे और जो सेंटेंस नहीं है उनके आगे हम NS लगा देंगे. सो फर्स्ट इज दे फियर्ड देयर नेबर्स. पहली बात के आगे फुल स्टॉप है, हमें साफ नजर आ रहा है. दिस इज अ सेंटेंस. So we have write it here as time before Islam. Islam से पहले.
इसके आगे एक तो फुल स्टॉप भी नहीं है और दूसरी बात हमें इसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही इस्लाम से पहले किसकी बात हो रही है. सो दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस. बड़ी देर न्यूली बॉर्न डॉटर्स अलाइव, अपनी जवान नज़ायदा बच्चियों को दफन कर देते थे. दिस इज़ अ सेंटेंस लाइक इट हैज़ एब्रीविएटेड एज फुल स्टॉप. यहाँ पे फुल स्टॉप आया तो ये एक सेंटेंस हो गया, तो हम यहाँ पर एस लगा देंगे. The Arabs were worshipping idols. सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, दिस इज अ सेंटेंस. एंड सेकेंडली पूरी बात हो रही है कि अरब बुतों की पूजा करते थे. इस्लाम टॉट लव एंड पीस, इस्लाम हमें प्यार और अमन का दर्स देता है. तो ये भी पूरा सेंटेंस है. सो वी आर राइटिंग हियर एल. सो दिस इज ऑल. नेक्स्ट आ जाता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिक्लेरेटिव और एक होते हैं इंट्रोगेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, जिनमें कोई किसी किस्म की वजह या क्या कब कैसे नहीं पूछा जाता. और इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसके अंदर क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एक और बात मैं बताती चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, उसी तरह डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आप फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड. जो डिक्लेरेटिव है उनके आगे आपने दी लिखना है, जो इंट्रोगेटिव है उनके आगे आपने आई लिखना है. ओके. दिस वॉज अ रेगुलर डेली इवेंट. सबसे पहले देखिए इसके आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये डिक्लेरेटिव है. दैट इज सी. नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही फाइंड, क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज आई इंट्रोगेटिव. The woman thought that he had come to take his revenge. तो full stop यहाँ पे हम लगा देंगे D. It is declarative. It was the command of Allah. Full stop. So this is declarative. Who can save you now? Question mark. So this is interrogative. सो 5 क्लास दिस इज इट. हमने इसको कंप्लीट कर लिया. अब आगे उन्होंने बताया है कि राइटिंग स्किल्स के करेक्टर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बातें लिखनी हैं, कुछ खसूसियात लिखनी है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आपने 5 वर्ड्स में लिखनी है. ठीक है जी. तो आपने ये यहाँ पर ये काम खुद करना है. ये दिस इज़ नॉट डन बाय मी. मैं आपको ये नहीं करवाऊँगी. आप वसल्लम की कुछ भी कोई भी 5 खसूसियात जो हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मैं आपको वो दे सकती हूँ कि लव, ठीक, काइंडनेस. दिस इज़ द एग्जांपल. ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दी हैं. बाकी काम आपने खुद करना है. Okay, 5 class, we have completed the exercise of lesson number 1 and now we are on our lesson number. Okay, 5 class, basically this is our lesson number 2. Let me tell you one thing कि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि जो स्टोरीज़ होती हैं वो जब लिखी जाती हैं तो वो पुरानी होती हैं, तो उनमें वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं. ठीक है. तो अब इस जो लेसन है आपका, इसके अंदर आपको जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ना वो होगा वॉज, वर. ठीक है. वॉज वर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म ING इस तरह, और सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. जो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, जो कि वॉज वर्ड के साथ यूज़ होंगे. फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ वो आपका होगा पास्ट कॉन्टीन्यूस. ठीक है जी. तो मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताया कि आपको टेंस की पहचान हो जाए. जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो सारी पुरानी होती हैं और उन सब में पास्ट टेंस ही यूज़ हुआ होता है. ठीक है. जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे मैं आपको इसके साथ पहचान भी इसकी करवाती चली जाऊँगी कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है. ठीक है जी. और स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा. तो लिखा हुआ है दी स्ट्रेंज कैटल. एक अजीब सी केतली, अजीब केतली, ऐसी केतली थी जो कि इतनी अजीब थी कि उसके अंदर जो भी चीज़ डालती थी वो डबल होकर बाहर आती थी. वो अगर उसके अंदर आदमी भी चला गया ना तो वो भी उसका भी डुप्लीकेट, उसका भी ट्विंस बाहर आ गया. तो इसीलिए वो बहुत ही स्ट्रेंज थी. पर थी वो पतीली, केतली थी. अब बेसिकली उन्होंने कहा है कि इसमें हम इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताती चलूँ. बट डू यू थिंक विल हैपन इन दिस स्टोरी. अच्छा जी. वो कह रहे हैं कि अगर आपसे वैसे पूछा जाए चैप्टर पढ़ने से पहले तो आपको क्या लगता है कि स्टोरी के अंदर क्या होगा.
बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। जैसे ये अगर हम पिक्चर देखें तो इससे ये भी नज़र आता है कि एक आदमी खड़ा है, वो एक केतली को तोड़ रहा है क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ा है, ये भी सामने आता है। या ये भी सामने आ रहा है कि वो दरख्त को काट रहा था तो अचानक से उसने देखा कि एक चमकती हुई चीज़ सामने नज़र आई और वो हैरान खड़ा है। तो इस तरह की काफ़ी बातें हैं जो कि हमारे दिमाग में आती हैं। डू यू थिंक द केटल विल चेंज द वुड कटर्स लाइफ? अच्छा, दूसरी बात उन्होंने की कि अगर तो वो उसको सोने की केतली मिल गई है तो क्या आपको लगता है कि जो वो केतली है वो लकड़हारे की ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल देगी? तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग में आई हैं, जहन में आई हैं। तो ये सब क्लियर आउट तभी होंगी जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग। सस्पेंस क्रिएट करना चाहती हूँ मैं। अगर मैंने पहले ही सारी स्टोरी बता दी तो आपका सस्पेंस रह जाएगा, फिर स्टोरी पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स वी हैव स्टार्टेड द रीडिंग। इन वन आफ्टरनून, एक दोपहर, अ वुडकटर वॉज रिटर्निंग होम थ्रू दी फॉरेस्ट। एक लकड़हारा अपने घर जंगल से अपने घर वापस आ रहा था। He was tired but proud that he had completed a full day's work. वो बहुत थका हुआ था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वॉज आएगा, तो बेसिकली ये स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट टेंस में होती हैं और यहाँ पे वॉज वर्ड बहुत यूज़ होता है, इसीलिए वॉज। ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, बट प्राउड, लेकिन उसे इस बात का बहुत ज़रूर था, फ़ख्र था, दैट ही हैड कम्प्लीटेड अ फुल डेज वर्क, कि उसने अपना उस दिन का पूरा काम मुकम्मल कर लिया है। He saw something shiny behind a big tree stump. उसने देखा कि एक बहुत बड़े से दरख्त के पीछे कोई चीज़ चमक रही है। Stump, तना। It was a huge old brass kettle, the biggest kettle the woodcutter had ever seen. वो बहुत बड़ी एक ब्रास कहते हैं पीतल को, पीतल की केतली थी, बहुत पुरानी और बहुत बड़ी पीतल की केतली थी जो कि लकड़हारे ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी थी। दिस वुड बी एन आइडियल केटल फॉर माई वाइफ, ही थॉट। उसने सोचा कि ये मेरी बीवी के लिए एक बहुत ही मिसाली केतली हो सकती है, कि मयारी साबित हो सकती है, मिसाली साबित हो सकती है। तो 5 क्लास यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि चक्कर क्या था। जब उसने देखा तो उसने वो देखकर इतना हैरान हुआ कि उसको झट से अपनी बीवी का ख्याल आया कि ये केतली हो सकता है कि ये मेरी बीवी को बहुत पसंद आए। 5 क्लास, दिस इज़ इट। आज के लिए मैं आपको इतना ही करवाऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी भी करवा दूँगी, हम वर्ड्स मीनिंग भी कर लेंगे, वर्ड सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जितना भी मैंने आज काम करवा दिया है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ भी आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।